नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर बच्चों को पोटैटो स्माइली, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन हर बार तो उन्हें ऐसी चीज़ें हम बाहर से खिला नहीं सकते। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें इतनी समझ कहाँ कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। लेकिन यदि हम उन्हें ऐसी सिमिलर चीज़ें घर पर बना कर दे दें तो उनकी जिद को भी पूरा किया जा सकता है। और क्योंकि बिना किसी केमिकल्स के हम घर पर ये चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, बच्चों की छोटी मोटी भूख को शांत करते हैं और ये क्रिस्पी पोटैटो गार्लिक बाइट्स बनाते हैं। पोटैटो गार्लिक बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू अच्छे से उबले हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। और जब आलू उबल जाएं तो उन्हें तुरंत ही कुकर में से बाहर निकाल दें, पानी में ही ना रहने दें, जिससे कि वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब ना करें। और दूसरा, आलू को इस्तेमाल करने से पहले वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, गर्म आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम एक मैशर लेंगे और मैशर की सहायता से इन आलूओं को काफ़ी अच्छे से मैश कर लेंगे। ध्यान रखना है, इनमें कोई भी बड़ा चंक्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यदि इसमें कोई बड़ा चंक्स रह गया तो जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो वो फूटने लगते हैं। आप चाहें तो कद्दूकस लेकर उन्हें कद्दूकस से कद्दूकस कर सकते हैं या फिर इसे मैशर से मैश कर सकते हैं। मैशर से मैश करेंगे तो कोई बड़े चंक्स भी नहीं रहेंगे। और कद्दूकस करने पर क्या होता है कि स्टार्च डेवलप होने लगता है जब उन्हें कद्दूकस करते हैं। तो यदि मैशर से मैश करते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हमने आलूओं को मैश कर लिया है। तो जब आलू अच्छे से मैश हो जाएं तो फिर एक बार हाथों से भी हम इन्हें मैश करेंगे, क्योंकि मैशर से तो हमें महसूस नहीं होता है कि कोई बड़े चंक्स तो इनमें नहीं रह गए हैं। और जब हाथों से इन्हें मैश करेंगे तो हमें महसूस होगा कि बड़े छोटे चंक्स यदि कोई रह गए हैं तो उन्हें हम निकाल सकते हैं या मैश कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। इन्हें या तो मैश कर दें या साइड में कर दें। अब हाथों से ऐसे 1-2 मिनट हम और इसे मैश कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी बड़ा चंक्स नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड ले ली हैं। अब इन ब्रेड से हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। तो यदि आपके पास पहले से ही ब्रेड क्रम्स बने हुए हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको ब्रेड क्रम्स नहीं मिलते हैं या अवेलेबल नहीं है तो इस तरह ताज़ा ब्रेड से आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली ब्रेड तो हमारे घर में रहती ही है और कई बार लेफ़्ट ओवर ब्रेड बच भी जाती है, तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, जो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल की जा सकती है। तो पहले ग्राइंडर जार में हम ब्रेड को इस तरह तोड़कर डाल लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। अब इन्हें ग्राइंड करने के बाद, क्योंकि ब्रेड में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इन्हें हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। तो एक पैन में डालकर इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि ये सूख ना जाए, यानी सारा मॉइस्चर इनका ख़त्म ना हो जाए। इन्हें रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से ये रोस्ट हो जाते हैं। और यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो 2 मिनट के लिए आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, तो उससे भी जो ब्रेड क्रम्स है वो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ब्रेड क्रम्स को 3-4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। और देखिए, ये अब सूखा सूखा हो गया है। और क्योंकि अभी भी ये गर्म है तो धीरे धीरे ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, यानी सूख जाता है। तो ये ज़्यादा ओवर रोस्ट ना हो, इसके लिए एक बोल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इन ब्रेड क्रम्स को हम इस्तेमाल करेंगे और जो ब्रेड क्रम्स बच जाएंगे उनको हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ हमने 5 आलू लिए थे, तो उस हिसाब से 5 चम्मच हम ये ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करेंगे। कभी भी ताज़ा ब्रेड को पीस कर या ग्राइंड करके इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहती है। हमें इस तरह के ब्रेड क्रम्स का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जितना भी आलू का मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो बाइट्स बनेंगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। अब और क्रिस्पीनेस के लिए हम डालेंगे इसमें 5 चम्मच कॉर्न स्टार्च, तो इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अच्छी बाइंडिंग होती है। तो 5 आलू लिए थे तो उस हिसाब से 5 चम्मच हम कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। अब क्योंकि ये है गार्लिक पोटैटो बाइट्स, तो 1 बड़ा चम्मच हम ये गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेश गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
1 चम्मच मैंने रूम टेम्परेचर पर ये बटर ले लिया है, तो इससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, या आप अपने तीखेपन के हिसाब से रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं। फ्लेक्स नहीं है तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच हम डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स ऑर्गेनो वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का मिक्स। ये सूखी अदरक और लहसुन का पाउडर आता है इस तरह का, तो यदि अवेलेबल हो तो यूज़ करें, वरना स्किप कर दें। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और मैशर से ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मैशर से ये बहुत ही ईजीली हो जाएगा और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और दूसरा, यदि आलू में थोड़ी बहुत कसर बाकी रह भी गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, यानी ये एकदम डो फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो कुछ देर हमने इसे मिक्स किया तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से आपस में घुल मिल गई हैं। तो अब हाथों से हम एक जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और ये देखिए एकदम डो शेप में ये आ रहा है। अब सपोज़ आपका मिक्सचर थोड़ा लूज़ रह गया है, यानी इजीली हाथों में हैंडल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हाथों के बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और सारा डो एक जगह बाइंड हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ा सा डो हम ले लेते हैं और एक फ्लैट सरफेस पर इस तरह सिलेंड्रिकल शेप दे लेते हैं इसको। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। यदि आपका ये जो डो है वो परफेक्ट बना है तो आपको इस समय कोई भी तेल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा मैंने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह परफेक्ट शेप आने तक हम इसे डिवाइड कर लेंगे और ये देखिए इतनी मोटाई हम इसकी रखेंगे और अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह की शेप दे सकते हैं या चाहें तो पोटैटो स्माइली की शेप भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस सारी शेप हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब या तो आप इन्हें सीधे ही फ्राई कर सकते हैं यदि स्टोर नहीं करना चाहते हैं, और यदि आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है कि इन्हें फ्रीजर में रखकर अच्छे से ठंडा कर लेना है, ताकि जब हम इन्हें स्टोर करें तो ये आपस में चिपके नहीं। तो मैंने इन्हें फ्रीजर में रख लिया था। तो ये देखिए ये अब थोड़े टाइट हो गए हैं, तो आसानी से हम इन्हें उठा सकते हैं और जब हम इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बहुत ही ईजीली स्टोर हो जाएंगे। इन्हें स्टोर करने के लिए आप फ्रीजर का ही इस्तेमाल करें, डीप फ्रिज में ही इनको स्टोर करना है। और साथ ही जो कंटेनर आप लें वो एयरटाइट होना चाहिए, और या चाहें तो आप जिपलॉक बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो थोड़ी देर आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर रख दें और फिर इन्हें डीप फ्राई कर लें। तो इन्हें तो मैं साइड में रख देती हूँ। अब इन्हें फ्राई करने से पहले हमें क्या करना है कि इनके ऊपर हमें कॉर्न स्टार्च को छिड़कना है। तो इस तरह थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लेकर इनके ऊपर छिड़क देंगे, मोटी लेयर बिल्कुल नहीं बनानी है। वैसे तो तेल में आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च यदि आप इनके ऊपर लगा देते हैं तो फिर ये टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। और इधर तेल भी हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है क्योंकि जो बाइट्स हमने बनाई हैं फ्रीजर में रखी हुई थी तो काफ़ी ठंडी है। तो जैसे ही हम डालेंगे तेल के अंदर तेल भी ठंडा हो जाएगा, इसलिए तेल को अच्छे से गर्म कर लें और गैस का फ्लेम हाई रखें। अब इन पोटैटो बाइट्स पर जो एक्स्ट्रा स्टार्च लग गया है उसे इस तरह एक छलनी में डालकर हम निकाल देंगे। तो बिल्कुल भी मोटी कोटिंग इसकी नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का सा कॉर्न स्टार्च ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। तो बस इस छलनी से ही हम तेल के अंदर डाल लेते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा पोटैटो बाइट्स को भी फ्राई नहीं करना है, इन्हें 1-2 बैचेज़ में आप फ्राई करें। तो इससे क्या होता है कि तेल का टेम्परेचर जल्दी से डाउन नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये फ्राई होंगी तेल के ऊपर तैरने लगेंगी। अब इस स्टेज पर आपको लगे कि आपकी जो बाइट्स हैं वो फट रही हैं, तब आपको क्या करना है कि जब ये तेल के ऊपर तैरने लगे तब आप इन्हें बाहर निकाल लें। तब तक आप दूसरा बैच फ्राई कर लें और जो बैच आपने आधा फ्राई करके रखा है उन्हें दोबारा से फ्राई कर लें। तो उस कंडीशन में ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं और दूसरा बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। तो बस कुछ ही देर की मेहनत है, इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे इन्हें फ्राई करके हम सर्व भी कर सकते हैं। तो बच्चे भी खुश और बाहर का जब बच्चे नहीं खाएंगे तो पेरेंट्स भी खुश। तो ये हमारी पोटैटो बाइट्स फ्राई हो चुकी हैं अच्छे से, काफ़ी क्रिस्पी हो गई हैं, बढ़िया लाल कलर इन पर आ गया है।
तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी पोटैटो बाइट्स हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना दोस्तों, बस कुछ ही देर की मेहनत और ये बढ़िया क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। तो आप इन्हें ऐसे भी खाएं, चाहे टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी जल्दी से किचन में जाएं और ये गार्लिक पोटैटो बाइट्स ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। मेरी ऐसी और भी वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।